नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर मार्केट बाजार की चाल कैसी रही है, कहां पर तेजी थी, किन सेक्टर्स में मंदी देखने को मिली और साथ ही साथ आज दिन भर की अहम खबरें कौन सी थी। इसके अलावा आज दिन भर हमारी कुछ मार्केट के एक्सपर्ट से बात हुई है, उनका क्या कहना था बाजार पर, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मार्केट का ही चेक लेकर। दिन भर एक अच्छी तेजी बनी रही, उसके बाद हल्का गिरावट यहाँ पर देखी गई है, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर एक तेजी आई। 15,800 के पार हम निकले, लेकिन क्लोजिंग होते होते गिरावट के साथ ही आज क्लोजिंग देखने को मिली है और लाल निशान में निफ्टी बंद हुआ। तो जून सीरीज की जो एक्सपायरी थी वो 15,800 लेवल के नीचे हुई। वहीं बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो वहां पर चाल कुछ बदली थी और 155 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। और किस तरह का एक्शन था आज दिन भर बाजार में, ये समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। मानसी, बताइए दिन भर का एक्शन कैसा रहा? बिल्कुल, तो मंथली एक्सपायरी हमारे जानकारों के पूल के मुताबिक बिल्कुल सही और सटीक साबित होती हुई 15,780 के पास हमने निफ्टी में क्लोजिंग देखी है, जबकि हम अनुमान यही लगाकर चल रहे थे कि 15,800 के आसपास क्लोजिंग नजर आएगी। और 33,425 के पास यहां पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्म कर दिखाया। आज पूरे दिन के दौरान अगर कोई स्पेस कामकाज कर रहा था, कोई स्टॉक्स कामकाज कर रहे थे, तो बैंकिंग स्टॉक्स थे, निजी बैंक क्षेत्र हो चाहे सरकारी बैंक क्षेत्र हो, अच्छी मजबूती के साथ वहां पर। इनफैक्ट कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी और बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा बेरिंग स्टॉक्स में आज मजबूती देखने को मिल रही थी। ऑफ कोर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार हम देख रहे हैं अच्छी तेजी देख रहे हैं। इसके साथ साथ ऑटो एंसिलरीज भी परफॉर्म कर रहे हैं और बेरिंग स्टॉक्स भी हैं जो कि लगातार हमारे रडार पर है। SKF इंडिया, शेफलर इंडिया, NRB बेरिंग्स जैसे स्टॉक्स पर तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। MCX का स्टॉक आज खबरों के दम पर फोकस में था, क्योंकि सेबी ने FPI पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया है कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, और इसी के चलते MCX के स्टॉक में, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आए। वहीं दिव्यानी इंटरनेशनल कंपनी अपने स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स बना रही है। 1,000 स्टोर कंपनी ने अपना खोला, अगले 4 से 5 साल में और 1,000 स्टोर्स खोलने की योजना कंपनी की है। तो इसी के चलते दिव्यानी इंटरनेशनल मिड कैप स्पेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर पुलर्स की बात करें, रिलायंस का स्टॉक भी आज बाजार को संभालने का काम कर रहा था। वहीं बजाज फाइनेंस, TCS, बजाज ऑटो, M&M, HCL टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स अगर समझेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG और बैंकिंग क्षेत्र में अच्छी मजबूती थी। लेकिन क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन था, वॉलेटाइल सेशन था, कई सारे सेक्टर्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी, हमारे पोल के मुताबिक देखने को मिली एक रेंज में बाजार था। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप में कमजोरी रही, लेकिन बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिखाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बैंक निफ्टी में क्लियर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, हरे निशान में शानदार क्लोजिंग रही है और जो एक्सपायरी भी हुई है, हम अनुमान कर रहे थे, हमारा जो पोल कह रहा था उसी के आसपास एक्सपायरी भी देखने को मिली है। चलिए, इस वॉलेटाइल मार्केट में हमारी आज दिन भर कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई और एक एक करके आपको सुनवा देते हैं कि उनका क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार पर। और मेरा एसेट म्यूचुअल फंड के CEO स्वरूप मोहंती ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में धीरे धीरे निश्चितता बढ़ रही है। उनके मुताबिक हाउसिंग, बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में निवेश करने की राय वो दे रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना था। जरा आप अपने नज़रिए से बताएं, आप अपनी रिसर्च टीम के साथ बैठ के आजकल किन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वॉर तो कम्प्लीटली अब आजकल रोज़मर्रा की बातचीत में हो ही नहीं रही। यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात पीछे चली गई है, इन्फ्लेशन भी पीछे चला गया है, अब थोड़ी मंदी और रिसेशन की बातचीत आ रही है। धीरे धीरे बाजार, जैसे कहते हैं कि वॉल ऑफ वरीज को क्लाइंब करता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बट जब एक अननोन सा एक माहौल थोड़ा नोन के तरफ आगे बढ़ता है तो पीपल ग्रेजुएट टू दैट स्टोरी और थोड़ा यूज टू हो जाते हैं। एक दो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, एक कोविड का एक इम्पैक्ट रहा है और उसके बाद उसके ऊपर एक वॉर आ गया, तो कुछ तो वॉलेटिलिटी, अनइजीनेस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या अंडरलाइंग में चेंज, वो तो दिखना बहुत स्वाभाविक था। बट जैसे ये एक नोन रीजन में जाएगा, देन सब लोग जो चेंजेस के साथ
अडेप्ट करने लगेंगे और वो दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा अगर आप पूरा वर्ल्ड को 2-3 साल बंद करके रखें फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि द रिवर्सल एक बहुत जल्दी नहीं आता है, ये इम्पैक्ट थोड़ा दिन रहेगा, वो दिख रहा है। ऊपर से जब वॉर आ जाता है और उसके इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन ऑयल प्राइसेस से लेके करेंसी तक इम्पैक्ट आता है, तो दिस होल थिंग ऑफ इन्फ्लेशन टू a possible recession discussions तो definitely है। Only point I'm making is जब भी from a research side और a fund management side हम जब बात करते हैं और कोई भी बात करता है वो, और पिछले अगर आप डिस्कशन भी थोड़ा आगे में लेके जाऊं तो वो एक बेसिक एक माहौल बनता है कि जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सब लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस एक अच्छे प्राइस में ले। वो प्राइसेस कुछ अच्छे लग रहे हैं अभी, तो कितना दिन ये चलेगा वो कोई नहीं बता सकता, बट ऐसा नहीं कि रिवर्सल थोड़ा इमीडिएट होगा, वो भी सबको पता है कि वो भी मुमकिन नहीं है। सो पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट, एंड जब ये इन्वायरमेंट में यूज टू हो जाए तो कुछ रिएक्शंस आएंगे फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग। कल आपने देखा कुछ जीएसटी में कुछ टिंकरिंग हुई है, प्लस द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज बिगिनिंग टू लुक बेटर, तो पीपल विल एडजस्ट एंड पॉलिसी मेकिंग विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। स्वरूप, साल की शुरुआत में ये बात निकल के आ रही थी, चाहे वो वैल्यूएशंस हो या कुछ और ट्रिगर्स की वजह से, कि शायद बहुत ही बढ़िया एक समय के बाद 2022 कैलेंडर ईयर इन्वेस्टर्स के लिए उतना ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग जैसे पहले के 2 साल थे शायद ना रहे, और लोगों को अपने एसेट एलोकेशन को सुधार के अपने रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करना चाहिए और अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए था। आधा साल निकल गया है लगभग, आपको यहाँ से करेक्शन का कब पूरा होते हुए नज़र आ रहा है क्या? अगले 6 महीने में क्या हम यहाँ से बेहतर स्थिति में होंगे बाजार को लेके? 6 महीने तो नहीं कह सकता हूँ, बट 3 साल के होराइजन अगर आप लेके चले तो डेफिनेटली बेहतर सिचुएशन यहाँ से रहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये माहौल धीरे धीरे एक नॉन रीजन के तरफ जा रहा है, एंड हमेशा ये लाइफ फाइंड्स अ वे, इट विल फाइंड अ वे। ऐसे एक छोटा सा एक क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये पेट्रोल प्राइस अगर 5-10 साल पहले होता तो रिएक्शन कुछ और होते, बट आज के डेट में ये एट अ कंज्यूमर level, yeah, petrol prices, people are adjusting, and not only are they adjusting, they are buying more cars, right? So people adjust to the situation, but what you said is correct. एक ये बहुत अच्छा माहौल है for investors to review their portfolio. मेरे हिसाब से ये जो 6-8 महीने में एक इन्वेस्टर को और बेहतर इन्वेस्टर बनने का एक मौका है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो के लिए जैसे पहले सिर्फ इक्विटी की चर्चा होती थी, आज के डेट में अगर आप G-Sec यील्ड्स देखें तो इन्वेस्टर के लिए वो भी बहुत एक अच्छा लेवल में आके पहुंचा है फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो अक्रॉस वेदर इट्स गोल्ड, इक्विटी, डेट, ये ऐसे एक बाइंग एक जोन में आ चुकी है। तो टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो, टू रिविजिट योर पोर्टफोलियो, और जो एलोकेशन को एक बेहतर आप बना सकते हैं, ये थोड़ा टाइम मिल रहा है। तो एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यूज भी खुल रहे हैं। अगर आप प्री कोविड के लेवल जाए तो बाजार थोड़ा पोलराइज्ड हो रहा था। आज के डेट में द सेम फंड मैनेजर with a far wider market at better prices, तो the same thing will impact the investor। तो इन्वेस्टर मेरे हिसाब से, जो मैं इंडस्ट्री के फ्लोज के हिसाब से देख रहा हूँ, वो भी ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंड दे आर एक्टिंग इन अ वेरी वेरी मैच्योर्ड मैनर। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कल फर्दर कौन से सेक्टर्स और स्पेसेस रिवॉर्ड कर सकते हैं और कौन से रिस्क पे होंगे, उसे इस खतरे को भापना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, और हमने देखा कि गोल्डमैन यहाँ पे इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने तो एक रिव्यू, एक जो प्रोजेक्शन दिया है कि शायद 80, 81 यहाँ तक के भी लेवल्स और वीकन आप देख सकते हैं अगले 3 मंथ 6 मंथ्स के होराइजन को अगर आप देखें तो। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कन्वेंशनल सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है? इस बेसिस पे क्या पोर्टफोलियो में ये सेक्टर्स ऐड होने चाहिए? हमारा ये व्यू पोस्ट कोविड था कि पोस्ट कोविड एक एडवांटेज आ जाता है टू लार्ज कंपनीज। पोस्ट कोविड एक फ्लाइट टू सेफ्टी है, एंड नॉट ओनली इट इज एडवांटेज लार्ज कंपनीज, also advantage large automated companies, and वो धीरे धीरे जो फ्लाइट टू
सेफ्टी उभर के आ रहा है। अगर आप बेसिक एट द अंडरलाइंग हम देखें तो एक हाउसिंग में एक स्ट्रक्चरल रिवाइवल आ रहा है, तो हम तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। बैंकिंग लोग आज बात कर रहे हैं, बट हमारा बैंकिंग कॉल कुछ 1.5 साल पहले था। मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज अगर आप देखें आर स्लोली टिल्टिंग टुवर्ड्स अ बैंकिंग हैवी पोर्टफोलियो। जो कोर सेक्टर्स है, टेलीकॉम आफ्टर दिस बाय आउट और आफ्टर दिस मैसिव डीलेवरेजिंग, हमें तो एक क्लियर एडवांटेज टू द टेलीकॉम सेक्टर दिख भी रहा है। यस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे ठीक लग रहा है। एंड द ओनली थिंग दैट वी ऑलवेज हाईलाइट इज कॉर्पोरेट केपेक्स अभी शुरू नहीं हुए हैं। पीपल नीड टू इन्वेस्ट मोर in their businesses and corporate capex जब तक अपटेक नहीं होता है तब तक लोगों को ये थोड़ा देखना चाहिए। दैट इज आवर कैविएट। प्लस ये माहौल में अनसर्टेनिटी रहेगा, ये माहौल में थोड़े पॉलिसी मेकिंग में uncertainty भी रहेगी। रूपी, as you rightly said, can be volatile, but in this volatility comes the opportunity. चलिए, ये थे स्वरूप मोहंती बाजार पर अपनी राय देते हुए। अब एक और इवेंट पर फोकस करते हैं। अब कल जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। और सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरा अनुमान लेकर। सृष्टि, बताइए क्या कह रहा है पोल, जून महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं? तो इस बार अगर आंकड़ों की बात करें तो सेगमेंट वाइज अगर देखें तो एक बार फिर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की बिक्री आंकड़े बाकी सेगमेंट से बेहतर रहने की उम्मीद हम जता रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल में अगर देखें तो चिप शॉर्टेज की सिचुएशन जो है वो ईज होती हुई दिख रही हैं, जो कि कंपनी के प्रोडक्शन नंबर्स को फ़ायदा करेंगी। और साथ ही जो डिमांड है, सभी कंपनीज़ का ये कहना है कि वो काफ़ी मजबूत है, नए लॉन्चेस को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी श्रेणी में अगर देखें तो M&M ऑटोमोटिव डिवीजन से 5% की महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं टाटा मोटर्स भी सिंगल डिजिट ग्रोथ पोस्ट कर सकता है अपने ऑटो सेगमेंट में। पर मारुति का प्लान मेंटेनेंस के लिए उसका थोड़ा समय का पिछले महीने शटडाउन देखने को मिला था, जिसका थोड़ा असर ज़रूर रहेगा। बट कहीं ना कहीं उन्होंने नंबर्स अपने जो है मेंटेन किए हुए हैं। 1.6 लाख गाड़ियाँ इस बार वो बेचती हुई नज़र आ सकती है। अब बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो महीने दर महीने हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट इंप्रूव करता हुआ ही नज़र आ रहा है। और इसमें अशोक लेलैंड अन्य कंपनीज़ के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। 6% की वहाँ पे महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं टाटा मोटर्स भी पॉजिटिव नंबर दर्ज करेगा। वहीं आयशर मोटर्स में हमारा अनुमान है कि 5314 यूनिट्स ये कंपनी बेचती हुई नजर आए। अगली बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। बताया जा रहा था कि मई महीने में मैरिज सीजन के चलते इन सभी कंपनीज को फायदा मिला था। जून महीने में वहां से इतना सपोर्ट नहीं मिला है, पर रूरल में रिकवरी जरूर देखने को मिली है। हालांकि बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट नंबर्स की बात करें तो 2 लाख से कम ही गाड़ियां बेचती हुई नजर आएगी। बट मई महीने में काफ़ी कम गाड़ियाँ हुई नजर आई थी कंपनी, तो महीने दर महीने वहाँ पे 14% की ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प से अनुमान है कि सपाट ग्रोथ देख पाए हम। और टीवीएस मोटर्स में 4% की सीक्वेंशियल ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। अब आते हैं ट्रैक्टर डिवीजन पे। ये काफ़ी अहम होगा देखना, क्योंकि कई सारे एस्टिमेट्स हैं कि रूरल में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। बट कुछ रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट कर रही हैं कि डिलेड मॉनसून के चलते थोड़ा ट्रैक्टर बिक्री पे असर ज़रूर देखने को मिला है। पर डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। M&Ms की अगर बात करें तो 18% की महीने दर महीने ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं एस्कॉर्ट्स इस बार करीब 12,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स बेचती हुई नज़र आ सकती है, जिसमें 46% की सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को हमें मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये सेगमेंट वाइज अनुमान आपको बताया गया। टू व्हीलर की बिक्री कमजोर रहने का अनुमान है, बाकी सभी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस और सुधार देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक आज फोकस में था और वो था MCX। यहाँ पर हमने देखा कि खबर आई सेबी ने FPIs को भी कमोडिटी डेरिवेटिव में एंट्री की मंजूरी दे दी है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं शरद के पास। शरद, बताइए। MCX फोकस में रहने वाला स्टॉक लगभग 40% गिर चुका है अपने 52 वीक हाई लेवल से। और जो उनकी वॉल्यूम्स ट्रेड हुई थी पिछले 6 से 8 महीने में जो इम्पैक्ट आई है, क्योंकि मार्जिन्स जो है उसमें जो है बढ़ोतरी हुई देखने मिली और जो है करेक्शन देखने मिला मेटल स्पेस में, उसके कारण ट्रेडिंग एक्टिविटी भी थोड़ी कम हुई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि सेबी ने जो है अलाउ कर दिया है आपकी FPI को पार्टिसिपेट करने का कमोडिटी डेरिवेटिव्स के मार्केट में। और पहले जो था सिर्फ एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज़ रहते थे
थे, लेकिन अब जो है स्कोप बढ़ चुका है, वाइड हो चुका है। और सेबी पहले से ही अलाउ करके रखे थे आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि कैटेगरी 3 AIFs, PMS और म्यूचुअल फंड्स। लेकिन जो इम्पैक्ट के बारे में स्टॉक बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा MCX के लिए। लिक्विडिटी में बढ़ोतरी होगी, मार्केट डेप्थ में ग्रोथ होगा और प्राइस डिस्कवरी होगी। ब्रोकरेजेस का मानना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है MCX के लिए उसमें बढ़ोतरी होगी आपकी मिडिल टर्म बेसिस पे। लेकिन अगर एनालिस्ट की बात करें तो ओवरऑल लगभग 10 एनालिस्ट स्टॉक को ट्रैक करते हैं। यहाँ पे बाई रेटिंग 70% का है, सेल का 30% का है और अगर 12 मंथ टारगेट प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 1585 रुपीज़ पर शेयर का है। इसका मतलब जो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 20% का एक्स्ट्रा रिटर्न पोटेंशियल। बिल्कुल, तो इस खबर के चलते आज हमने देखा कि इंट्राडे में ही शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इसके साथ ही साथ BSE में भी आज अच्छी तेज़ी थी। तो कमोडिटी डेरिवेटिव में भी अब FPIs की एंट्री हो सकती है, FPIs निवेश कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर और काफ़ी अहम खबर एक्सचेंजेस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं और फोकस में है सीमेंट कंपनियां। रूस यूक्रेन युद्ध ने जहां कई कमोडिटीज के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं, वहीं युद्ध से कई भारतीय कंपनियों को सस्ते में कच्चा माल खरीदने का मौका भी मिल रहा है। देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने रूसी कोयले के लिए खास डिस्काउंट पर सौदा किया है। खास बात यह है कि पेमेंट चीन की करेंसी युआन में होगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं मानसी के पास। मानसी बताइए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में है। जी हां, अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक कार्गो इंपोर्ट किया है रशियन कोल का और इंटरेस्टिंग है इसका पेमेंट मोड। पेमेंट मोड जो है वो चाइनीज़ युआन से है, चाइनीज़ युआन से इसकी पेमेंट की गई है। आपको बता दें अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 1,57,000 टन का कोल रशियन प्रोड्यूसर सुएक से इंपोर्ट करने जा रही है और कंपनी इस कोल को $164 प्रति टन के दाम पर इंपोर्ट कर रही है। अगर कुल वैल्यू की बात करें करीब 25.8 यानी कि $25.8 मिलियन का पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, विच इज़ $164 पर टन। अब ये जो है US के पेट कोक के दाम जो कि $200 पर टन है, इससे कम है, विच मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव। डील प्राइस जो है साउथ अफ्रीका के कोल प्राइस से 50% कम है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के कोल प्राइस से 20% कम है। तो अट्रैक्टिव डील यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट को मिलती हुई नजर आ रही है। सोर्सेज की अगर माने तो अन्य सीमेंट कंपनियां भी इस तरह के पेमेंट मोड को अपना सकती हैं, यानी कि कोल के इंपोर्ट के लिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल कर सकती हैं। एनालिस्ट रिव्यू की अगर माने इस तरह के बाइंग ट्रेंड अगर कंटिन्यू होते हैं तो कोल इन्फ्लेशन जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ईज आउट होता या खत्म होता हुआ दिखेगा। और ट्रेंड्स ये भी बता रहे हैं कि एक रेयर तरह का पेमेंट है क्योंकि चाइनीज युआन का मोड इस्तेमाल किया गया है और आगे भी कंपनियां जो हैं इस तरह के पेमेंट मोड को यूज़ कर सकती है। एक स्पेशल नोट है, इस तरह की पेमेंट किसी भी इंडियन एंटिटी ने पहली बार की है। तो एक इंटरेस्टिंग पेमेंट मोड है और रशियन कोल की इंपोर्ट की खबर आती हुई दिखी है और ये अट्रैक्टिव है US पेट कोक जो कि $200 पर टन के हिसाब से चलते हैं जून के अगर डेटा को माने तो। क्लियरली एक इंटरेस्टिंग खबर और अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में। बिल्कुल, तो अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में खबर अच्छी है सीमेंट कंपनियों के लिए, खास करके अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से ये जो डील निकल कर आई है आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव बताया जा रहा है यहाँ पर कंपनी के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।